सबसे पहले तो दीपेश जी आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप केबीसी के मंच तक पहुंचे और अमित जी के सामने तमाम सवालों का जवाब देकर आपने धनराशि प्राप्त की। जी, बिल्कुल मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ जब केबीसी से कॉल आया था। लेकिन मैं प्रयास कई सालों से कर रहा था और फिर जब उन्होंने मेरे बारे में डिटेल्स जानी और सब कुछ बताया तो मुझे यकीन हुआ और बेहद खुशी हुई कि मेरी जो वर्षों की तपस्या थी, जो मेहनत थी, जो मैं प्रयास कर रहा था, वो कामयाब रहा और केबीसी के मंच तक मुझे जाने का मौका मिल रहा था। और उसके बाद जब हॉट सीट पे पहुंचा तब तो लगा कि एक बिल्कुल कहें कि सपना सच होने जैसा था, क्योंकि सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी के साथ बैठना, उनसे बातचीत करना, उनके साथ केबीसी जैसा जो पूरी दुनिया में लोकप्रिय गेम है वो खेलना, ये अपने आप में वाकई बड़ा मेरे जीवन का अद्भुत क्षण था। और वाकई जब हम केबीसी के मंच तक पहुंचते हैं तो अमित जी का जो सम्मान है वो तो हमें खींच ही लेता है। और बाकी वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जो वहाँ का सेट है, जो वहाँ की मंच है, जो लाइट हैं, वो भी आकर्षित करती हैं। तो उस मंच पर पहुंचकर वो कैसी अनुभूति रही, उसके बारे में भी कुछ बताइए। बिल्कुल देखिए, पहला एक्सपीरियंस था इस तरह का किसी गेम शो में मेरे पार्टिसिपेट करने का। और जिस केबीसी को हम बचपन से देखते आ रहे थे, जब मैं बहुत छोटा था 18-19 साल का, तब से हम इस गेम शो को देखते आ रहे थे। तो उस मंच तक पहुंचना वाकई ये मेरे परिवार का भी सपना था और जब मैं वहां पहुंचा तो अद्भुत वो एक अलग ही दुनिया नज़र आई। अमिताभ सर जब हम पहली बार देखे वहाँ पर, जब सेट पर आए तो बस उनको देखते ही रह गए। और केबीसी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न का बहुत धन्यवाद दूंगा कि उसने एक ऐसा लोकप्रिय गेम शो ये आज वो भारत में आयोजित कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन जैसी शख्सियत से लोगों को मिलने का मौका मिलता है, अपने सपने वो पूरे वहाँ कर सकते हैं उस गेम शो में ढेर सारी धनराशि जीत करके। तो वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी बहुत बढ़िया थी। भोपाल से हमें फ़्लाइट मिली, मेरी जो वाइफ है वो पहली बार फ़्लाइट में बैठी। केबीसी को इसके लिए मैं शुक्रिया देता हूँ कि उनका भी एक सपना इस तरीके से पूरा हो, क्योंकि हम लोग लोअर मिडिल क्लास लोग हैं तो इस तरह से होता नहीं कि हम लोग बॉम्बे जाएं या फिल्म सिटी में जाएं, कभी सेट पर जाएं। तो लेकिन ये सब चीज़ें हुई तो वाकई एक कहें कि मेरे लिए गॉड गिफ्ट जैसा था ये। सही बात, गॉड गिफ्ट जैसा होगा ही, क्योंकि हमें ये जो किस्मत से मिलता है और मेहनत से मिलता है उसका एक अलग मज़ा होता है। तो और जाहिर है कि फास्टेस्ट फिंगर से हॉट सीट तक का जो सफ़र होता है वो भी रोमांच से भरा होता है, क्योंकि कब कौन से सवाल में हम सबसे पहले आंसर दे देंगे, कब नहीं देंगे। तो उसके लिए आपने कितनी तैयारी की, कितनी मेहनत की? देखिए, जब वहाँ पर मॉक टेस्ट हो रहा था तो उसमें मैं एक बार भी फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आया था। तो ऐसा लग रहा था कि शायद कोई और जाएगा, मेरा हो सकता है तीसरा चौथा नंबर आए। तो मैं उतनी टेंशन लेके नहीं बैठा था मैं कि पहली बार में ही जाना है। लेकिन जब वो फास्टेस्ट फिंगर का मज़ा और रोमांच ही यही है कि वहाँ पर तीसरे सवाल तक सस्पेंस बना रहता है कि कौन जाएगा हॉट सीट पर। तो जब मैं तीनों सवालों में मैं फर्स्ट पोजीशन पे नहीं रहा तो मुझे लगा कि ठीक है, शायद बाद में मेरा नंबर आए, कभी 3-4 लोग कंटेस्टेंट के बाद में। लेकिन जब वो अमिताभ सर ने मेरा नाम अनाउंस किया तो मुझे यकीन ही नहीं। और यही मज़ा है फास्टेस्ट फिंगर का कि वहाँ पर आपको पता ही नहीं चलता कि कौन वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो यही हुआ मेरे साथ भी कि मुझे लग रहा था कि शायद मेरा नंबर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मेरा अनाउंस हुआ तो मैं वाकई, मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा बड़ा सरप्राइज़ था। क्योंकि और वो एक्सप्रेशन आपने देखा होगा शो, तो उसमें आपको लग भी रहा हो कि ये वाकई मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ था। तो मैं भावुक भी हो गया, क्योंकि जो सिर्फ सपना लेकर के गए थे, देखिए हॉट सीट तक पहुंचना, वो जो 10 कंटेस्टेंट में, वो भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार एपिसोड में जो है केवल 5 या 6 कंटेस्टेंट हॉट सीट तक पहुंच पाते हैं और 4 वहां से भी लौट आते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाला मोमेंट होता है, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और हॉट सीट तक पहुंचा मैं और पहली बार मैं हॉट सीट पे पहुंच गया, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए क्या फीलिंग्स रही होंगी। बिल्कुल, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। अमित जी के साथ जब आप हॉट सीट पर बैठे थे तो बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारा वार्तालाप होता है और उसमें बहुत सारे जगहों पर हम भावुक भी हो जाते हैं, अपनी कथाओं को, अपनी पुरानी लम्हों को उनके सामने बयां करते हुए। तो आपके साथ भी वो क्षण आए, मैंने देखा। तो इसके बारे में बताइए कुछ, ये कैसे विचार आए आपके मन में? देखिए सर, वो खेल नहीं, वो तो भावनाओं का ज्वार वहाँ पर उठता है। और अमिताभ सर जितने सहृदय होकर के, जितने प्यार से, जितना अपनापन दिखाते हो, आपसे बात करते, तो आपको लगता ही नहीं कि कोई आप अनजान शख्स के सामने बैठे, जबकि आप सदी के महानायक के सामने बैठे होते हैं उस वक्त। और वो आपके बारे में उसके पहले कभी कुछ नहीं जानते, लेकिन वो जो उनका बातचीत का लहजा है, जो तरीका है, और जिस तरह वो बिल्कुल आत्मीय होकर के बात करते हैं, तो हर कंटेस्टेंट वहाँ पर उनके सामने बिल्कुल खुल जाता है। वो कहते हैं ना, उसके सीने में जितने सब्र के
बांध होते हैं वो सब फूट जाते हैं। तो मेरे साथ भी सर कुछ ऐसा ही हुआ। जो भावनाएं, जो फीलिंग और एक द्वंद्व भी अंदर चलता रहता है। कई आप प्लानिंग करते रहते हैं कि अमिताभ सर के सामने बैठेंगे तो हम ये कहेंगे वो कहेंगे, लेकिन वहाँ पर माहौल पूरा चेंज हो जाता है और जो आप नहीं भी कहना चाहते वो आप उस मंच से कह देते। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि जब कोरोना काल में मेरी जॉब चली गई थी तो वो प्रकरण छिड़ गया, अचानक से सर ने पूछ लिया। उसके अलावा कई बुरे दौर हर किसी के जीवन में आते हैं, तो उसका भी मैंने वहाँ पर ज़िक्र इसलिए किया कि मैं अपनी पत्नी की वो तारीफ़, प्रशंसा करना चाहता था उस मंच से। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको सपोर्ट नहीं मिलता फैमिली का, लेकिन मेरी पत्नी ने बड़ा सपोर्ट किया। हालाँकि मुझे 1-2 चीज़ मुझे ज़रूर अखर रही हैं कि मैं अपने और फैमिली मेंबर्स का ज़िक्र वहाँ पर करना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें रहीं कि वो मौका नहीं आया। मेरे भैया ने मेरे लिए बहुत मेहनत की, मुझे हमेशा गाइडेंस दिया। मेरे पिता, मेरी माता ने बहुत मेरे लिए मेहनत की है, तो वो सब चीज़ों का मैं ज़िक्र करना चाहता था। तो ये मोमेंट्स आए हैं और भावुक हुआ मैं वाक़ई 1-2 बार। तो लेकिन अब ये है कि जो हुआ बढ़िया। लेकिन उन भावनाओं का भी अपना आनंद है और इसको आप महसूस कर रहे हैं। और हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आप हैं, तो भोपाल में जब आप पहुँचे तो भोपाल में क्या आलम आपको देखने को मिला और आपके परिवार वालों ने, आपके साथियों ने और यहाँ के लोगों ने कितना आप स्वागत किया, आपका अभिनंदन किया? जिस दिन मेरा शो टेलीकास्ट होना था मैंने उसी दिन ये बात सबको बताई, क्योंकि सीक्रेट रखना पड़ता है। या तो केबीसी की टीम, सोनी टीम वही आपके बारे में बताती है कि ये हमारे जो कंटेस्टेंट है हॉट सीट पर आएंगे, तो वो गोपनीय रखना रहता है। लेकिन जब उनके यहाँ से हरी झंडी मिली तब मैंने सबको बताया। और आप समझ सकते हैं कि सुबह 10 बजे जब मैंने FB पे ये पोस्ट डाली, उसके बाद रात को 1 बजे तक मेरा कॉल बजता रहा। मैं बस सबकी बधाइयाँ स्वीकार करता रहा। सब यही पूछते रहे कितनी अमाउंट जीती है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सब मैं कई लोगों के फ़ोन नहीं उठा पाया, वो लोग, उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ आपके इस मंच के माध्यम से। तो लेकिन सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया, सब बेहद खुश थे और सब ने ये कहा कि भाई चलो आज हमें इस बात का गर्व हो रहा है कि हम उस व्यक्ति को जानते हैं जो हॉट सीट तक पहुंचा है। तो ये हॉट सीट वाकई पूरे देश की, आप सोच सकते हैं आपकी 1.5 अरब की आबादी में से चुनिंदा लोग वहाँ पहुँच पाते हैं उस मंच तक। और हमें भी, मैं इतना 20 साल खेला लेकिन मेरे कभी संपर्क में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आया कि जो केबीसी की हॉट सीट पे पहुँचा हो। तो वाकई मैं उस फीलिंग को समझ सकता हूँ कि हाँ, लोगों ने यही कहा कि अरे साहब हम आपको जानते हैं, यही बड़ी बात है। और सब ने एक्सपीरियंस पूछे वहाँ के, तो बड़ा मज़ा आया। उसके बाद कह सकते हैं कि एक सेलिब्रिटी जैसा फील होने लगा जब बाजार में निकले भोपाल के, न्यू मार्केट में गए अगले दिन, तो कई लोग मिले मुझे। मेरे बच्चे को पहचान लिया क्योंकि हम लोग तीनों जने टीवी पे आए थे। तो वो भी बड़ा एक अलग एक्सपीरियंस रहा वो। तो अब आप ऐसे लोगों से जो केबीसी के मंच तक पहुंचना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, कई बार असफल हो रहे हैं, तो उनसे क्या कहना चाहते हैं कि उन्हें कितना धैर्य और संयम बनाए कर रखने की ज़रूरत है और कितनी मेहनत की ज़रूरत है? देखिए, बिल्कुल मेहनत तो करना ही है, साथ ही साथ वो शिद्दत, वो जज्बा, जुनून बरकरार रखना है कि हमें केबीसी के मंच पर पहुंचना। जैसे मेरी ख़ास बात थी कि मैं अपने मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन हमेशा केबीसी की सिग्नेचर ट्यून जो रही, तो उसको लगा के रखता था। तो उससे आपको एक किक मिलती है, आप अपने जो मार्ग है उससे, और सिर्फ केबीसी के मंच पर जाने का नहीं, मैं कहूँगा आप ज़िंदगी में जो भी बनना चाहते हैं, जिस भी मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए वो जज्बा, वो पेश बनाए रखें, संयम रखें, धैर्य रखें। ज़रूर एक दिन वो आएगा। और कहते हैं ना कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। तो शायद मेरे साथ भी यही हुआ। इसीलिए आप अगर केबीसी में जाना चाहते हैं तो प्रयास करते रहें। एक न एक दिन ज़रूर आपके फ़ोन कॉल की घंटी बजेगी और फ़ोन मतलब आपको आएगा, और हो सकता है वो केबीसी से हो। तो वो अपना जज्बा बनाए रखें, स्टडी ज़रूर करते रहें, पढ़ाई करते रहें, और आसपास ऑब्जर्वेशन ज़रूर रखें, क्योंकि केबीसी के जो सवाल हैं वो बड़े अद्भुत, अनूठे होते हैं। वो किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगे। इसीलिए हर तरफ से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते रहें, कुछ जानने की कोशिश करते रहें। हो सकता है उन्हीं में आपके लिए केबीसी का कोई सवाल छुपा हो। बिल्कुल सही कहा आपने कि मेहनत करते रहें, क्योंकि ज्ञान तो अथाह सागर है, जितना हम प्राप्त करेंगे उतने ही गहरे डूबते जाएंगे। तो दीपेश जी, एक बार फिर से आपको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि आपने केबीसी के मंच पर पहुंचकर भोपाल का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहुंचाया है, और आगे भी आपका ये जज्बा कायम रहे, ऐसी उम्मीद के साथ हम इस बातचीत को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया, इस लायक समझा कि मैं अपनी बात दुनिया तक पहुंचा सकूं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।